कैशलेस इकोनॉमी, जब मैंने पढ़ा तो मैं एकदम अचंभे का शिकार हो गया। मैंने कहा कैशलेस इकोनॉमी के माने ये कि किसी के खोल कोई पैसे ही नहीं। लेकिन नॉनदलेस ऑन अ मोर सीरियस नोट, एम ये है कि सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान हैज़ नेवर बीन गुड। आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, नेवर बीन गुड। एंड इर्रेस्पेक्टिव कौन आया हो, कौन गया हो, किसकी गवर्नमेंट हो, इनक्वालिटी बहुत है। मतलब आप कह सकते हैं कि गैर अभी तकसीम वसाइल एक हमारे मुल्क का एक ट्रेडिशन सा बन गया है। उसमें सिस्टमिक इश्यूज़ भी हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं, वगैरह वगैरह। पर वक्त आ चुका है कि उसको फिक्स करें ना थोड़ा सा। एक तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जब ये जदीद डिजिटल इकोनॉमी की बात की जाती है तो इसमें क्रिप्टो करेंसी का भी बड़ा अहम किरदार है। और आपको पता होगा हाल ही में मेरी क्लिप जो है बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि जिसमें मैंने कहा कि पाकिस्तान ने जब से क्रिप्टो में कदम रखने का फ़ैसला किया, क्रिप्टो मार्केट बर्बाद हो गई। तो ये तो अब आपको पता है, अब क्या कह सकता हूँ, लोग बड़े नाराज़ हुए, कह रहे हैं ये लामंतकी सी चीज़ है। मैंने कहा यार कुछ लोग दुकान के अंदर आ जाएं, मैं एक खातून को जानता हूँ, वो अगर किसी की दुकान में दाखिल हो जाएं, ये मेरी बात बड़े गौर से सुनना है इजाज़, वो किसी दुकान में कदम रख दें, यकीन करें कि अल्लाह ताला की तरफ से ही बरकत होती है। वो जाती हैं और दुकान में ग्राहकों की लाइन लग जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कदम रखें, आया ग्राहक भाग जाता है। नहीं, ये मैं आपको मिसाल पेश कर रहा हूँ, इसको कहीं तमसील निगारी तक ही महदूद रखिएगा, कहीं समझ ना जाइएगा इसको। बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ होते हैं ना। तो मैंने देखा है कि वो खातून जब भी कपड़ा मार्केट में जाती हैं तो हर दुकानदार उनको कह रहा होता है कि आप मेरी दुकान में ज़रा कदम रखें। उनका कपड़ों का काम है, नाम किसी और दिन बताऊँगा, बड़ी रईस हैं। खैर इतने इशारे बहुत हैं। मेरे साथ आज बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जो कि साइंसी मंतकी मौज़ूआत पर ही बात करते हैं, तो शायद उनके लिए गुफ्तगू मुदहका ख़ेज़ी हो। जनाब मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब साबिक़ सूबाई वज़ीर बराए IT भी रहे हैं, अपने NBG ग्रुप के चेयरमैन भी हैं, काटी के भी माजी में चेयरमैन रह चुके हैं। बाकी इनका ताल्लुक़ बहुत लंबा है। आजकल जो ये पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड है FPCCI का, उसकी भी सरबराही कर रहे हैं। सर वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। यानी इन अदर वर्ड्स जो इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक है फेडरेशन का, उसको ये अभी स्पेयर हेड कर रहे हैं। मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब, मौजू यही है कि काफ़ी अरसे से आप, जबकि और लोगों से थोड़े से गैर रिवायती हैं, क्योंकि आपने हमेशा पाकिस्तान में डिजिटल इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है, IT इंडस्ट्री को एनकरेज किया है, और मेरा ऐसा ख्याल है कि शायद ये कैशलेस बैंकिंग या कैशलेस इकोनॉमी के आप फेवर में भी होंगे। मैं चाहूँगा आगाज़ में आप इस पर तज्ज़िया पेश करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि आज आपने जो टॉपिक चुना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बर वक्त भी है। इम्पॉर्टेंट इसलिए आज से है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी का साइज़ है वो है 412 अरब डॉलर, जो कि फॉर्मल इकॉनमी है, GDP का। हाँ। अच्छा, और जो इनफॉर्मल इकॉनमी है वो उसके अलावा है, तो वो भी तकरीबन इतनी ही है, यानी वो भी तकरीबन 400 अरब डॉलर की है। अच्छा, अब ये जो 400 अरब डॉलर की हमारी फॉर्मल इकॉनमी है, इसमें अगर हम देखें तो हम कितनी अदायगियाँ जो हैं वो बैंकिंग चैनल के थ्रू करते हैं और कितनी हम कैश के ज़रिए करते हैं। तो इसको भी अगर हम देखें तो तकरीबन कोई 150 अरब के लगभग जो है, 150 अरब डॉलर जो है वो हम कैश के ज़रिए ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। तो बात यह है कि अगर हम ये इकॉनमी जो है, जो विद इन दी फॉर्मल इकॉनमी जो कैश इकॉनमी है, अगर इसको भी हम फॉर्मल उस पर ले आएँ पेमेंट्स पे, जिसको कैशलेस इकॉनमी कहा जाता है, यानी आप जो भी पेमेंट करें वो थ्रू बैंकिंग चैनल करें या थ्रू डिजिटल मीडिया करें, तो जब आप उससे आप करेंगे तो आपको ये जो तकरीबन 150 अरब रुपए की कैश पेमेंट्स हैं, 150 अरब डॉलर की जो कैश पेमेंट्स हैं, यानी 4-5 हज़ार अरब रुपए की, तो उससे क्या होगा कि ये आपका इसमें जो टैक्स का पिलफरेज है वो ख़त्म हो जाएगा और गवर्नमेंट को उसका सही प्रॉपर रेवेन्यू मिलने लगेगा। पब्लिक को उसका फ़ायदा ये होगा कि जो उसके पैसे हैं जो अभी लोग कैश इकॉनमी की वजह से में खा जाते हैं, यानी टैक्स पेयर तो टैक्स दे रहा होता है। आप कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं, आपने कैश पे एक चीज़ ख़रीद ली, आपने दूध ख़रीद लिया, आपने बिस्किट ख़रीद लिया, आपने कोई और चीज़ ख़रीद ली और आपने उसकी कैश पेमेंट कर दी। अब आपको नहीं पता कि जो आपने कैश पेमेंट किया है उसके अंदर टैक्स तो शामिल है, लेकिन वो आगे गवर्नमेंट को मिला या नहीं मिला। ओह यस। तो इस तरीके से बीच में लोग जो हैं वो आपने तो टैक्स दे दिया, बीच में लोग खा जाते हैं।
तो वो अगर कैशलेस इकॉनमी होगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपने क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट नहीं, लोग नहीं, ताजिर सनत का मैं नहीं कह रहा, एफबीआर के सरबराह कह रहे हैं। ठीक है, तो बहरहाल तो अब वो जब रास्ते में पैसे पिल्फर हो गए, चोर होता है जी, वो बिजनेसमैन नहीं होता। हाँ। ठीक है, वो कोई भी हो, चोर होता है, वो पैसे बीच में पिल्फर हो गए, तो इसलिए अगर आप उसको क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करेंगे तो आल दो कि आप पेमेंट उतनी ही कर रहे हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट जो है वो पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट के पास प्रॉपर रिकॉर्ड हो रही है, तो उसमें फिर जो बीच में मिडल मैन है वो पिल्फरेज नहीं कर सकेगा। तो ये एक तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरे ये होगा कि आप जब कैशलेस इकॉनमी पे जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको पढ़ने लिखने की कौम को आदत पड़ती है, और कौम जो है ज़्यादा पॉलिश होती है और ज़्यादा थोड़ी सी क्या कहना है, मैच्योर होती है। जी जी, जो कि बहुत ज़रूरी है जी। तो लिहाजा उस चीज़ की तरफ हमें जाना चाहिए। और फिर ये कि इसमें हमारे जो रेवेन्यूज़ की अगर हम देखते हैं तो हमें, अगर हम ये फॉर्मल इकॉनमी को देखें तो 412 अरब जो डॉलर इकॉनमी है, अगर 15% आपका जो यहाँ इस रीजन का जो टैक्स टू जीडीपी है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो आपको 60 अरब डॉलर टैक्स देना चाहिए, यानी 18,000 अरब रुपए। अब 18,000 अरब रुपए अगर आपको टैक्स देना चाहिए, और आपका अभी जो टारगेट है 14,300 अरब का रखा गया है, जबकि 11,800 पिछले साल हमने रिसीव किया है, तो 12,000 मान लें, तो 12,000 अरब रुपए अगर हम ले रहे हैं, देना चाहिए हमें 18,000 अरब, तो इसका मतलब है कि 6,000 अरब रुपए का हर साल गैप है। वो गैप भी जो है वो इसी तरीके से अगर हम डिजिटल इकॉनमी पे जाएं और तमाम ट्रांजैक्शंस जो हैं कारोबारी, जो उसका लेन देन जो है अगर हम उसमें करें, तो इसका मतलब ये होगा कि 6,000 अरब तो इसी में आपको रिकवर हो सकता है जो आपकी फॉर्मल इकॉनमी है, और फिर जो बाकी तकरीबन 400 अरब डॉलर की इनफॉर्मल इकॉनमी है उसको भी फिर वो सिस्टम में आना शुरू हो जाएगी, तो उसका रेवेन्यू भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त तकरीबन जो 5-6 हज़ार अरब रुपए का टैक्स गैप है जो कौम यानी मुल्क को या कौम को नहीं मिलता, लोग दे रहे होते हैं किसी न किसी शक्ल में, लेकिन वो आगे पहुंच नहीं रहा होता। तो वो अगर हो जाएगा तो फिर इसका मतलब ये होगा कि अमीर अमीर तर नहीं होगा और गरीब गरीब तर नहीं होगा। फिर ये होगा कि जो लोग टैक्स, हम कहते हैं ना कि जी हम टैक्स नेट में हैं और आप टैक्स नेट में नहीं हैं, तो जो टैक्स नेट में नहीं है वो ऐश कर रहा है, और हमें जो है वो हर साल जितना भी टारगेट या रेवेन्यू बढ़ता है तो हमारी ही उसको मजीद हमें लिया जाता है, तो ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। तो जो इस दफ़ा भी बड़ी चालाकी से यही काम हो गया, तो ये चीज़ होनी चाहिए। अब उसमें जो सेगमेंट्स जो हैं जो टैक्स नेट में नहीं है, फॉर एग्जांपल रिटेलर्स जो हैं वो टैक्स नेट में नहीं है, एग्रीकल्चर टैक्स नेट में नहीं है। इस साल हम सुन रहे थे कि 500 अरब रुपए का एग्रीकल्चर के ऊपर भी रखा गया था कि यहाँ से हमें मिलेगा, लेकिन वो फिर मैं बजट डॉक्यूमेंट नहीं सर, वो खाली सुनाने के लिए था। नहीं, वो शायद सूबों के बजट में आना चाहिए था, सूबों में भी खाने के और दिखाने के और। तो खैर, तो बात यह है कि वो हमें वहाँ से पैसे मिलने चाहिए। अगर हमने इस नेशन को अपने पैरों पे खड़ा करना है तो ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ने की बजाय, या फॉर एग्जांपल कि आपने टैक्स नहीं दिया तो अब हम आपको अफसर को पावर दे देंगे जी आपको जेल में डाल दें, जी तो ये ड्यूरेस और अब उसमें काफ़ी तब्दीली हो गई है। हाँ, हो गई आप लोगों के दबाव के नतीजे में अब ये हुआ है कि अथॉरिटी तो शायद उसके पास एग्जिस्ट करती है, लेकिन चेक एंड बैलेंसेस उस पे बहुत सारे खासे आ गए हैं, लेकिन अभी मजीद भी उसको सही होने की ज़रूरत है। इसलिए कि गालमन जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 10 है या 11 है, तो उसके तहत भी ड्यू प्रोसेस, विदाउट ड्यू प्रोसेस नहीं हो सकता, तो उसके बगैर आप अरेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, इसका थोड़ा सा प्रोसेस उन्होंने इस तरह से चेंज किया है कि नाउ दे आर सेइंग that the person will get a prior warning. I think at least 3 times they are saying they want to serve the notice. Apart from that, there will also be a group of government officers who will review that, and then subsequently there will be due process. जो due process का section था वो उसमें ऐड करने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि उसमें मजीद इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश मेरी उसमें देखिए, हमारा बिजनेस कम्युनिटी का उसमें वर्जन ये है जी कि नंबर 1 तो हमें पूरा इकॉनमी का साइज बड़ा करना चाहिए। इसमें देखिए बड़ी अहम बात है, अगर आप जो इसको मैं कोशिश करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने की, कि फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे ज़िम्मे है टैक्स कलेक्ट करना, और मैंने 14,000 अरब रुपए का टारगेट है मेरा रेवेन्यू का, और मैंने वो कलेक्ट करना है, ठीक है। आपके ज़िम्मे है कि आपने इकॉनमी को बढ़ाना है, सही। तो आप ये कोशिश करेंगे कि आपकी जो 412 अरब डॉलर की इकॉनमी है उसको आप 500, 600, 800, 1000 अरब पे लेके जाएँ, ठीक है, which according to you already exists but it's not formal. बिल्कुल। अच्छा, अब मेरा काम है कि मुझे 14,000 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो जब मैं अपने रेवेन्यू के मेजर्स अडॉप्ट करूंगा कि भाई ये मुझे रेवेन्यू चाहिए 14,000 अरब, यानी तकरीबन 50 अरब डॉलर समझ लें, ठीक।
तो मैं डॉलर में इसलिए बात जी, कर रहा हूँ कि इकॉनमी का साइज 412 है, ठीक जी है। जी अब मैं अपने 50 अरब डॉलर का रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए मैं हर बार या वो तरीका इख्तियार करूँगा या मेजर इख्तियार करूँगा कि जिससे मेरे 50 अरब का टारगेट और रेवेन्यू का पूरा हो जाए। वेयर एज के आपके ज़िम्मे है कि 412 अरब डॉलर की इकॉनमी को आपने लेके जाना है 600, 700 या 800 अरब डॉलर जी पे। जी आप उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो मैं करूँगा कोशिश, मैं किसी को रेस्ट कर लूँगा, किसी को कुछ कर दूँगा तो ताकि मेरा रेवेन्यू पूरा हो, तो उससे आपकी इकॉनमी जो है उसका साइज़ नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए कि लोग खौफजदा होंगे, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो श्रिंक होगी। हर आदमी खौफजदा होगा कि यार ये साथ में मेरे ये भी 10% लगा हुआ है, और वो 10% की वजह से मेरा 90% आप छोड़ देंगे जो आपने जाना है उस तरफ कि जी मैं इसको बूस्ट करूं, वो 10% के खौफ की वजह से, और उसकी वजह से जो आपका बाकी 90% है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। इसलिए हमारा वर्जन उसमें ये है कि हमें इन दोनों में एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करना होगा, ठीक, एक रैशनल क्रिएट करना होगा, एक बैलेंस क्रिएट करना होगा कि वो जो 50 अरब है डॉलर का रेवेन्यू वो बढ़ के 60, 65, 70 अरब हो जाए, और ये हमारी जो इकॉनमी का साइज़ है 412 अरब से बढ़ के 600, 700, 800 अरब पे चला जाए, ठीक। तो उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, उससे गुर्बत दूर होगी, उससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जब वो चीज़ें बढ़ेंगी तो ये आपका जो 50 अरब डॉलर का रेवेन्यू है ये 60, 70, 80 पे ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। तो इसलिए हमारा उसमें जो वे है वो ये है कि हम इसमें लोगों को कैदोबंद से डराने की बजाय हम कोई ऐसा फोरम बनाएं, जो मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 50 अरब डॉलर का रेवेन्यू पूरा करना है और मुझे शक है कि जी आप मुझे रेवेन्यू पूरा नहीं दे रहे, तो मैं आपसे ये क्यों ना कहूँ कि जनाब अली साहब मेरे साथ बैठ जाइए, मेरे हिसाब से आपने ये टैक्स देना था 1 लाख रुपए, आपने दिया 70,000 रुपये, ये 30,000 रुपये का ये डिफरेंस है, मेहरबानी करके इसको पूरा कर दीजिए, या मेरे से आप बैठ के तय कर लीजिए। जैसे हम कारोबार में हिसाब मिलाते हैं ना एक दूसरे से। नहीं, वो तय करने का मतलब यहाँ कुछ नहीं सर और नहीं, होता अब आप देखें फिर उस तरफ चले जाते हैं जिससे असल बात हमारी है। एक छोटी सी ब्रेक ले लूं क्योंकि सरकारी अफसरान इनकी बात से बहुत खुश हुए हैं। आपस में बैठ के कर लेते हैं, लेकिन इनका कतई ये मतलब नहीं था। इनका मतलब ये था कि रियासत और जो शख्स जो है जिसने पे करना है वो आपस में रिजॉल्व कर लें, और इससे ये होगा कि काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। तो इसको मिसअंडरस्टैंड ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हो सकता है इसका फ़ायदा लेने की कोशिश कर। असल में रैशनल एग्जिस्ट करता है चीज़ों के लिए, अगर तहम्मुल के साथ समझाया जाए तो मेरे जैसे भी लोग जो हैं वो भी समझ जाते हैं। तो मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब, आई थिंक के वज़न है बात में ना, मेरे ख्याल से। आई थिंक मैं आपको एक और भी बात बताना चाहूँगा, क्योंकि आप पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड में, ज़ाहिर बात है, मईशत पर गहरी निगाह और मसले मसाइल को हल करने की जिम्मेदारियाँ भी आपके ऊपर हैं। पाकिस्तान में जितना अरसा टैक्स पॉलिसीज़ जो हैं वो रिलेटिवली रिलैक्स्ड रहीं और पाकिस्तान ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया, पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ी, मैं आपको बता सकता हूँ। और इस चीज़ को मेरे ख्याल से बहुत दफ़ा इंडोर्स भी किया गया। एक टैक्स की एडवाइजरी के लिए भी एक कमेटी बनाई जाती है, मेरे ख्याल अभी भी बनी हुई होगी, जो कि सरकारी मुलाजमीन को भी एडवाइस करती है, उनके इदारों को भी एडवाइस करती है कि टैक्स में किस तरह से इस्लाहात लाई जाएँ। मेरे ख्याल से वो भी शायद इसको पार्शली इंडोर्स तो ज़रूर करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ज़्यादा स्क्रूटनी इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो मेरे ख्याल से उससे पिलफरिज ज़्यादा होगा। मे बी आई एम रॉन्ग, आपकी अपनी राय होगी। मेरे ख्याल से अब स्क्रूटनी ज़्यादा इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक तो हाई हैंडेडनेस भी बढ़ जाएगी, डिस्क्रेशन भी बढ़ जाएगी, और फिर ऑफ कोर्स पिलफरिज भी बढ़ जाएगी। ऐसी मेरी राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप इस्लाह कर दें अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। जी देखिए, मैं जो बात कर रहा था ब्रेक से पहले, जी जी, तो आपने कहा जी अफसर बड़े खुश होंगे। हाँ हाँ, वो मेरा कहना ये बात तय करने वाली बात जो आपने की थी। देखिए, हम पता नहीं क्यों नेगेटिव साइडों पे जाते हैं। एज ए नेशन देखें, बात यह है कि अगर मैंने आपसे पैसे लेने हैं, सारा दिन हम कारोबार में रिकन्सिलिएशन करते हैं कस्टमर के साथ, बायर के साथ, अपने सप्लाई चेन वालों के साथ, ठीक है। तो अगर रेवेन्यू के, मैं रेवेन्यू कलेक्टर हूँ, आपने रेवेन्यू देना है, ठीक। मैं कहता हूँ जी आपने अली साहब आपके ज़िम्मे ये 10 लाख रुपए निकलते हैं और आपने 6 लाख दिए, मैं आपसे हिसाब मिला लूँ, हिसाब मिला लूँ और बाकी 4 लाख रुपए आप दे दें तो बस बात ख़त्म। अब मैं ये कहूँ नहीं, अब आपने 4 लाख रुपए भी दें, आपके ऊपर जेल भी होगी, इसके ऊपर 8 लाख रुपए जुर्माना भी होगा, ठीक है, तो फिर तो आप सारी ज़िंदगी दे ही नहीं पाएंगे। फिर आप कहेंगे अच्छा जी आप ये ले लें, कुछ इसमें से ये कर लें, वो कर लें, ठीक है।
तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को एक तो हमें सिंपल करना चाहिए और इकॉनमी को बूस्ट करना चाहिए। अली साहब ने अगर 4 लाख रुपए टैक्स चुरा लिया है तो 6 लाख दिया भी है, ठीक है। अब हमारा कोशिश ये होनी चाहिए कि हम वो 4 लाख उनको ना चुराने दें। अच्छा, एक बात पूरी जी जी उनसे वो 4 लाख उनसे हम ले लें प्यार मोहब्बत से, तरीके से, जो कारोबार में तरीके होते हैं, ठीक है, वो हम उनसे ले लें। लेकिन जो बंदा 6 लाख रुपए मुझे दे रहा है तो वो इकॉनमी में कितना रोल प्ले कर रहा है, कितनी उसने जॉब अपॉर्चुनिटीज दी हैं, कितनी वो बिजली कंज्यूम कर रहा है, कितने वो और इस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपना हिस्सा डाल रहा है। तो इसलिए हमें ये नहीं चाहिए कि हम अली साहब को बिल्कुल किल कर दें, उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको हम किल कर दें, बल्कि हमारा काम यह है कि हम उसको बूस्ट करें। उसको बूस्ट करें और उसको कहेंगे यार तुम अब 10 लाख देना है, तुमने 15 लाख दो। तो इस तरीके से हम उसको बूस्ट करें। तो हमें अगर हम इस तरफ जाएंगे, ये मुझे जो है ना चढ़ा रहे हैं एक्चुअली। देखें फिर आप दूसरी तरफ ले गए मुझे। तो अगर हम ये करेंगे तो देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक विजन दिया और वो बिल्कुल दुरुस्त दिया। दुनिया में यही होता है कि आपकी इकॉनमी को आपने 400 से 1000 पे लेके जाना है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम है, ठीक है। लेकिन साथ साथ आपको रेवेन्यू भी चाहिए। तो वो रेवेन्यू जो है अगर हम उसको इस तरीके से कोर्सिव मेजर्स के ज़रिए करेंगे तो आपकी 1000 अरब की इकॉनमी कभी नहीं होगी। उसके लिए आपको चाहिए कि आप लोगों को मोटिवेट करें, बूस्ट करें और कल्चर क्रिएट करें कि ताकि लोग काम करें, तो उसके ज़रिए आपको रेवेन्यू भी मिले। अब पिल्फरेज को जो कंट्रोल करना है तो उसके लिए आप कैशलेस इकॉनमी पे जाएं, डिजिटल इकॉनमी पे जाएं, ताकि आपकी हर किस्म की खरीदो फरोख्त जो है वो डिजिटल हो। जब डिजिटल होगी तो मुझे किसी को गिरफ्तार नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली टैक्स आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अल्लाह मुझे ज़िंदगी सेहत दे। लेकिन ये है कि मैं आपकी बातों की गहराई को समझ गया। लेकिन देखें, आई विल बी वेरी फैक्चुअली करेक्ट। अब मैं आपके साथ एक ऐसी आर्गूमेंट करता हूं कि जिसका जवाब आपको बिल्कुल क्रिस्प तरीके से देना पड़ेगा। अगर आप मैं बिलीव करता हूं कि आपका मेल इंटेंट है, तो आपका भी ये राइट मौजूद है कि आप मेरे बारे में यही सोचें। ऑफ कोर्स, अगर मुझे लगेगा कि आपके दिल में चोर है तो फिर आपके पास भी पूरा हक मौजूद है कि आप मेरे मुतल्लिक ये सोचें कि मेरे भी दिल में चोर है। सिटीजन और गवर्नमेंट के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो इक्विटेबल है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब ये कहा जाता है कि आप टैक्स चोर हैं, तो आप भी उंगली उठाकर ये कह सकते हैं कि मेरे टैक्स का मिसयूज किया जा रहा है। शायद जो ये टैक्स नहीं, देखें मैं आपको बड़ी फ्रैंक एक बात कर रहा हूं, और दूसरी मैं आपसे एक बात करूंगा बड़ी अजीब सी। मैं जानता हूं आपके लिए, आपके दिल में शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा नरम गोशा है, मेरा भी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन सबके लिए है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इकोनॉमिक पॉलिसीज में नाज़रीन और गवर्नेंस के अंदर आज तक मुशर्रफ तक को इतनी आज़ादी नहीं दी गई जितनी इस गवर्नमेंट को आज़ादी दी गई, और जितनी बिला वजह की तारीफें इनकी की गई, यकीन करें इतनी आज तक हेमा मालिनी की तारीफें किसी ने नहीं की जितनी इस गवर्नमेंट की बिला वजह तारीफें की गई, जबकि काम इन्होंने किया नहीं किया ये छोड़ दें। सर, उसके बाद भी मैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर वो परफॉर्मेंस नहीं देखता। माजरत के साथ टॉपिक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, लेकिन मैंने नहीं देखा इतनी आज़ादी, मैंने नहीं देखा आज तक शौकत अजीज़ को भी मिली हो, मुशर्रफ साहब को भी मिली हो कि वो स्याह करें सफ़ेद करें। जिस तरह दबा के मीडिया ने भी कुछ नहीं बोला, यकीन करें मीडिया ने भी बोला अरे वाह 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 वाह, मतलब इससे ज़्यादा और क्या आज़ादी मिलेगी। फिर भी अगर आप जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं दिखाते, सॉरी, फिर मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। देखें, बात यह है कि जब आपने हेमा मालिनी का नाम लिया तो उससे ये तो साबित हो गया कि आप 1980 की दहाई में रह रहे हैं, ठीक है, और आपको अभी लेटेस्ट चीज़ों का कुछ पता नहीं है। इससे ये तो साबित हो गया, ठीक है, आपकी इस एग्जांपल से। अब बात आ जाए इसके ऊपर कि अब दुनिया बड़ी तब्दील हो चुकी है जी, डिजिटल इकॉनमी का दौर है। आप डिजिटल इकॉनमी से फ़ायदा उठाएं और सारी इकॉनमी को डिजिटलाइज कर दें। और जहाँ तक आपने जीडीपी की बात की, देखिए हमारा एक इशू है और हमारा एक प्रॉब्लम है कि हम अगर इकॉनमी को खोलते हैं तो इकॉनमी हीटअप हो जाती है। आप 5-6% पे ले जाएं इकॉनमी को, हमारे पास एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी नहीं है, इंपोर्ट लेड इकॉनमी है, ठीक है। जब आप इंपोर्ट लेड इकॉनमी को खोलें तो इंपोर्ट्स आपकी बढ़ जाएंगी। उससे क्या होगा कि आपका जीडीपी तो 5-6% पे चला जाएगा, लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा, लोगों को खुशहाली भी आनी शुरू हो जाएगी, गवर्नमेंट के टैक्स भी पूरे होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपका डॉलर का डेफिसिट हो जाएगा। इस वक्त भी आप 28 अरब डॉलर, इस साल आपका जो गुजरा है 28 अरब डॉलर के आप ट्रेड डेफिसिट में हैं।
और ये तो आपको 38 अरब डॉलर जो बाहर से आगे रेमिटेंस के ज़रिए, तो वो 28 अरब डॉलर आपके जो है सब्साइड हो गए और 10 अरब डॉलर आपके पास बच गए जो आपने दूसरे अपने अखराजात पूरे किए। तो बात यह है कि अगर आप ये नहीं करेंगे अपनी यानी एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी में जब तक आप नहीं जाते, उस वक्त तक आप अगर इस तरह इकॉनमी को खोलेंगे तो इकॉनमी हीटअप हो जाएगी और आपका डॉलर का क्राइसिस आ जाएगा, जो कि इमरान खान साहब के दौर में आपका 18 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था, 38 अरब डॉलर का आपका ट्रेड डेफिसिट, 68 अरब डॉलर का आपका ट्रेड डेफिसिट था। ठीक है, तो लिहाजा आपको इस चीज़ को देखना है, इस चीज़ को लेके आपको फूंक फूंक के कदम रखने, अदरवाइज फिर आप उसी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब बात यह है कि हम एक्सपोर्ट पे कैसे जाएं, जो असल हमारा मौजू होना चाहिए। एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी में हम कैसे जा सकते हैं, और ये 28 अरब डॉलर का खसारा जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है, इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इसमें देखें, हमारे पास पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला ने सारे ज़राए दिए हैं इकॉनमी के। आपके पास माइन एंड मिनरल है, आपको इतना सीमेंट है कि आप बना के सारी दुनिया को बेच सकते हैं। आपके पास इतना सरिया, हमारे पास तो पानी भी आप डैम नहीं बनाने देते। मेरे खुदा, वो आप सरिया बना के सारी दुनिया को बेच सकते हैं। अब पानी का जहाँ तक ताल्लुक है, आपको पता है कि आप 20 अरब डॉलर का पानी सालाना समुद्र में डालते हैं, और उसके लिए आपको डैम बनाने चाहिए, और डैम बनाएंगे तो आपके रिजर्वायर्स होंगे, और फिर जब आपके पास पानी की किल्लत होगी तो आप अपनी क्रॉप्स को वो पानी दे सकेंगे। अब आपकी जो इस वक्त कॉटन है, कॉटन आप देखें कि आपकी 5 मिलियन बेल हुई है एज अगेंस्ट 8 मिलियन बेल, और ओरिजिनल टारगेट हमारा 12 मिलियन था। तो लिहाजा ये चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें इसमें तवज्जो चाहिए और बड़ी बारीक बीनी से फाइन ट्यूनिंग चाहिए। ये बड़ा अहम नुकता इन्होंने उठाया, और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो है उसके लिए मैं आपको जेम्स एंड ज्वेलरी 900 अरब डॉलर की मार्केट है दुनिया में, और हमारा उसमें शेयर कितना है, 300 मिलियन डॉलर। ठीक है, तो लिहाजा हमें इतने वसाइल मौजूद हैं, इतने ज़राए मौजूद हैं। आप 1000 अरब रुपए की तो सालाना ये फ्रूट एंड वेजिटेबल ज़ाया कर देते हैं, यानी उगाने के बाद और उसकी हार्वेस्टिंग के बाद वो आपकी ज़ाया हो जाती है, इसलिए कि आपके पास रेफ्रिजरेटेड फैसिलिटीज़ नहीं है कि आपको प्रिजर्व कर सकें या उसकी जैम जेली चटनी बना के उसको कर सकें, जूस निकाल सकें। तो इस टाइप की चीज़ें जो है आपको फाइन ट्यूनिंग चाहिए। आपका जो माइंस एंड मिनरल में मार्बल आप देख लें, 325 मिलियन टन के आपके पास ज़खायर हैं। अच्छा, जब वो आप क्वेरिंग के स्टेज पे आप जाते हैं तो उसमें 60% आप उसको ज़ाया कर देते हैं ब्लास्ट टेक्नोलॉजी से, आप उसमें वायर कट टेक्नोलॉजी ब्लॉक चेन पे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं अब आपको ये बताऊं कि आपने कहा मैं शहबाज शरीफ साहब को पसंद करता हूँ। मैं भी पसंद करता हूँ, मैं बिल्कुल पसंद करता हूँ। मैं हमारे फील्ड मार्शल साहब को भी बहुत पसंद करता हूँ। मैं आपको ये बता दूं, जो हमारे चेयरमैन FBR हैं इस वक्त, लंगड़ियाल साहब, ही इज़ दी बेस्ट और फाइनेस्ट ऑफिसर। हम अपने लोगों को इस तरह एक्सपोज करके उनको ज़ाया और ख़राब करने की बजाय हमें ये चाहिए कि हम उनसे एडवांटेज लें। हमारे पास बड़े अच्छे लोग हैं, हमें चाहिए कि हम इनसे फ़ायदा उठाएं। और ये जो इस वक्त टीम काम कर रही है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैंने भी आपको गिनवाई हैं, इनके ऊपर काम हो रहा है। हमारी जो SIFC है वो इसके ऊपर दिन रात काम कर रही है। ये जो छोटे छोटे मैंने आपको चीज़ें बताई ना, इनकी फाइन ट्यूनिंग के ऊपर, इनके ऊपर काम हो रहा है, और इनके ऊपर आपको रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत जल्दी नज़र आएगा, और हमारी इकॉनमी जो है आपको ग्रो करती नजर। एक चंद नुकात और भी रह गए थे नाजरीन, वो भी मैं इनके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। वो काफ़ी अरसे से जो है वो ये बात चल रही थी कि IMF का बजट है, तो ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है। पाकिस्तान के तो 20 साल से IMF का बजट है, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जी ये कहना कि जी कंपल्शन है और पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ बजट एलोकेट नहीं कर सका क्योंकि IMF ने कह दिया। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्होंने बताए भी कि हमारी इकॉनमी को अगर कम्प्लीटली लिबरलाइज कर दिया जाए तो इशू ये होता है कि वो थोड़ी ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाती है, हाइपर हो जाती है, उससे हमारे डॉलर पर बर्डन आता है। लेकिन मेन इशू ये कि ये मैंने भी देखा, सारी ताजिर सनतकारों की मैंने बातें सुनी माजरत के साथ, उस सब का यही कहना था कि IMF का बजट और ये है और वो है और वो है। आई डोंट नो वेदर यू अग्री और यू डिसएग्री, बट द इशू इज़ दैट दे आर सेइंग कि आप फिस्कल डिसिप्लिन लेकर आओ। उन्होंने कोई गलत बात, मेरे नज़दीक उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने यही शायद रीइटरेट किए पॉइंट्स जो आपने कहे। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, शायद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बारे में तो नहीं, लेकिन ट्रेड लिबरलाइजेशन के बारे में उनके व्यूज़ हैं। मैं चाहूँगा आप इस पर मैं गुजारिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल जी, मैं ये कहता हूँ कि ये IMF का बजट है, ठीक है, ओके, ठीक है, मैं एक क्या कहता हूँ, हाइपोथेटिकल सरकास्टिंग वे में कहता हूँ कि IMF का बजट है, फप्ती कसता हूँ ना मैं उसके ऊपर, ठीक है।
लेकिन मुझे ये बताएं कि जब मैं अपनी गाड़ी ख़राब होती है तो मैं उसको कहाँ से ठीक कराता हूँ? मैं उसको खुद ठीक करता हूँ या मैं उसको 3S के पास लेके जाता हूँ, प्रोफेशनल के पास लेके जाता हूँ कि भाई गाड़ी ठीक करो। मैं बीमार होता हूँ तो मैं क्या खुद गोलियाँ खाता हूँ या मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ? ठीक, मैं अगर कोई मेरा केस होता है तो मैं वकील के पास बड़े से बड़ा वकील करने की कोशिश करता हूँ या मैं खुद जाके खड़ा हो जाता हूँ। बात यह है कि अगर आपके ये फाइनेंशियल मैटर्स हैं और आप इसमें सिक हैं, बीमार हैं, तो उसमें आप IMF के पास जा रहे हैं जिसके बाद पूरी दुनिया जाती है, जिसके बाद पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं, तो इसमें क्या कबाहत है? तो वो अगर हमें किसी चीज़ को एडवाइस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जी हम आपको ये इतने पैसे भी दे रहे हैं और साथ में आपको ये फार्मूला भी दे रहे हैं, तो आप डॉक्टर आपसे फ़ीस भी ले रहा होता है और डॉक्टर आपको दवाई भी दे रहा होता है। तो अगर हम जा रहे हैं किसी के पास और वो हमें एडवाइस कर रहा है, प्रोफेशनल एडवाइस दे रहा है और उससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बेहतर हुआ है, हमारा उससे GDP भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है, हमारा उसके साथ हमें दुनिया से इमदाद भी मिल रही है, हमारा इंटरनेशनल परसेप्शन भी बेहतर हो रहा है, हमारे ऊपर फाइनेंशियल मार्केट्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, उससे हमारी स्टॉक एक्सचेंज भी जंप्स कर रही है, तो उसमें हमें प्रॉब्लम क्या है? हम एंड में जाके ये कहेंगे ये तो IMF का बजट है। भाई होने दो, IMF के बजट से हमें क्या प्रॉब्लम है? जब हम ज़िंदगी के सारे काम जो है, खाना हमारा कौन पकाता है? ठीक है, कुक पकाता है या हमारी बेगम पकाती है? ठीक, तो कोई प्रोफेशनल ही पका रहा होता है ना, जिसका काम यानी जिसका काम उसको सांझे। तो बात यह है कि अगर हम करवा रहे हैं और वो हमें हेल्प आउट, हमने आज मैंने घर बनाना है तो मैं क्या करूंगा? आर्किटेक्ट के पास जाऊंगा, मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जो बेस्ट आर्किटेक्ट है वो मुझे मिल जाए, तो मैं उससे कराऊंगा। तो हम पता नहीं क्यों ये हमारे दो उंगलियां और दो रुखी होती है और हम इस तरीके से इसको गुफ्तगू को करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि IMF का बजट बनाने में कोई कबाहत नहीं है। देखना ये है, ये नहीं देखना कि कौन कह रहा है, ये देखना है कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो जो वो कह रहा है क्या वो सेंस है और हमारी जो सिचुएशन है उसमें वो चीज़ें सेंस करती हैं? बिल्कुल सेंस करती हैं। और जब सेंस करती हैं, आज आप मिसाल के तौर पे आप कर दें, आज 50 रुपये कम कर दें पेट्रोल की कीमत, किसी ने की थी ना कम पेट्रोल और डीजल की कीमत, आप कर दें कम, आपको कौन रोक रहा है? कर दें और फिर आप परसों फिर कशकोर लेके खड़े हो जाएं। आप इसी तरीके से गैस की कीमत कर दें कम, आप हर चीज़ को कर दें, लेकिन एंड ऑफ द डे फिर क्या होगा? आप महीना 2 महीने जो है आप ऐश कर लें। तो बात यह है कि सिस्टम पे चलना पड़ता है और आर्किटेक्ट आपको कहता है कि नहीं जी ये घर ऐसे बनेगा। आपको रूल्स जो हैं DHA के रूल्स कहते हैं कि नहीं जी आपने इतना ओपन एरिया छोड़ना है, इतना कवर्ड एरिया करना है, नहीं तो आपका ये घर, आपका तो इलाका जंगल बन जाएगा। तो इसलिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक ही चलना पड़ता है। और आपको इकॉनमी में जब आप बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको उसके इकॉनमी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, ये बात भी आपकी मैं दुरुस्त मानता हूँ, बिल्कुल गैर रिवायती गुफ्तगू हुई है नाजरीन, क्योंकि ज़्यादातर हमारे ताजिर सनतकार तो IMF का मुखफ़ा भी नहीं जानते, लेकिन इन्होंने जो है वो IMF का जो प्रोग्राम है उसके पीछे पूरी मंतक को बयान किया है। अनफॉर्चुनेटली बुरा ना मानिएगा, आपकी कोई ताजिर सनतकार तंजीम पूरे पाकिस्तान में नहीं है जिसने ये 1 लाइन स्टेटमेंट दे के अपनी जान न छुड़ाई हो। उन्होंने ये कह दिया ये बजट IMF का है, चाहे वो चैम्बर हो या और दीगर, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। बट ये वे आउट निकाल, बट दे हैव नेवर प्रपोज्ड अ सोल्यूशन। प्लीज़ फॉरगिव मी, जैसे आपने कहा कि दे हैव एक्सपर्टीज, दे हैव नॉट प्रपोज्ड अ सोल्यूशन कि आप अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कैसे मैनेज करें। हमारी किसी ट्रेड डेफिसिट तो अभी मैनेज्ड है हमारा, इसका सरप्लस है। जी जी जी। और ट्रेड डेफिसिट को कैसे मैनेज करें, या ऑन दी अदर हैंड किसी ने यह भी नहीं बताया कि बजटरी डेफिसिट को कैसे मैनेज किया जाए। वो डिस्कशन इस बारे में नहीं हुई। लेकिन यह कि मैं महसूस करता हूं कि पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड और इसके अलावा भी, चूँकि आपने बड़ी मंतकी बात की है, कि ये कोशिश काविश की जाए कि ताजिर और सनतकारों को भी बिठा के ज़रा एक्सप्लेन किया जाए कि ये फिजिकल डिसिप्लिन है, इसमें ऑब्वियसली उनका एजेंडा होगा। देयर इज़ नो इंस्टीट्यूशन, नो पर्सन इन द वर्ल्ड हू डजंट हैव एन एजेंडा। बट बाय एंड लार्ज जो पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, मुझे उसमें कोई कबाहत महसूस नहीं हुई। उन्होंने जो कहा कि साहब आपके हालात ऐसे हैं, आपको कूल डाउन थोड़ा सा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आपको ट्रेड लिबरलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा अगर आपने ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट में या WTO के आप सिग्नेटरी हैं। तो उनके दिए पॉइंट्स के पीछे मंतक गलत नहीं है और वो अंडरस्टैंडिंग भी है। देखें, आपने बहुत सारी चेंजेस की हैं अपने फाइनेंस बिल के अंदर, मैंने नहीं देखा उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जी नहीं आप ना करें। इसका मतलब आपको क्वेश्चन था, ये बात मानते हैं आप? दैट मीन्स हमारे पास क्वेश्चन था, गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले किया। इज इट करेक्ट दैट द गवर्नमेंट हैज़ गिवन इट्स कंप्लीट इनपुट इन द बजट? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी हमारी इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुई, हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी? बहुत बेहतरीन, बेस्ट A1। ठीक है, वर्ल्ड क्लास थी। ओहो,
बेस्ट ऑफ द बेस्ट थी, पाकिस्तानी बेस्ट। नरेंद्र को सरेंडर करवा दिया हमने। तो पाकिस्तानी जो है बाकी फील्ड्स में भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। आप ये ना समझें असल में हमारी कौम के ऊपर हमें यकीन नहीं है, पाकिस्तानियों को यकीन नहीं है। हमें अपनी कौम पे यकीन होना चाहिए, अपने सिस्टम्स के ऊपर यकीन होना चाहिए। अभी जो आपकी फॉरेन डिप्लोमेसी हुई है अभी बाद में, यानी जंग के बाद इंडिया के साथ, वो कैसी थी? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भेजा प्राइम मिनिस्टर ने, टीम गई और उन्होंने वहाँ भी इंडिया को आउट क्लास कर दिया। ठीक, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे शोबों में बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी टीम है। हमें चाहिए कि हम उनकी कदर करें, हम उनकी इज्जत करें। हाँ, हमारी ग्रीवेंसेस हो सकती हैं, हम ग्रीवेंसेस पे बात करें। हम पर्सनालिटीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, हम उनके ऊपर डाउट करना वैसे बोलूँ, एक बात बोलूँ सर मैं बात दुनियावी तौर पे जो है ना, अल्लाह ताला के करम से मैंने अभी ये देखें सारा काम जो है ना वो वैसे फील्ड मार्शल ने किया। अब आप देना चाह रहे हैं क्रेडिट, सरकार बोल रही है हम जीत गए, कोई सियासतदान बोल रहा है मेरी सिफारतकारी जीत गई, बुरा ना मानना। तो फील्ड मार्शल को काम फील्ड मार्शल ने किया, तो फील्ड मार्शल बुरा ना मानना। फील्ड मार्शल पाकिस्तानी है ना। हाँ मैं मान रहा हूँ, हमारे सर का ताज है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, कल भी हमारे फौजी जवानों ने शहादत पेश की है, ठीक है, कल भी पेश किया है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो शहीद हैं, वो जिंदा हैं। जाफर एक्सप्रेस का मामला जो था, कैसे हमारे जवानों ने उसको निपटाया, मैं खुद उसकी वीडियो देख के आया हूँ कि किस तरीके से उनको, जो दहशतगर्द थे, उनको कैसे किल किया गया। बात यह है, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो हैं ज़िंदगी में जहाँ भी बैठे हैं, चाहे वो कोई अफसर है, चाहे वो कोई फ़ौजी है, चाहे वो कोई जवान है, चाहे आप हैं, सारे लोग जो हैं हमारे बड़े अच्छे लोग हैं, वेल परफॉर्मर हैं। हमें लोगों की नीयतों पे शुबे करने की बजाय हमें चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए, बजाय इसके कि मैंने तो नीयत एक सेकंड देखें, नियतों पे शक अगर किसी के है इस मुल्क के अंदर, बुरा ना मानिएगा। अब आप इस पॉइंट पे, वो ताजिर सनतकारों की, बाकी सारे लोग अच्छे हैं, एक तरफ आप बुरे हैं। आपकी फैक्ट्री के बाहर हम ठेकेदार चौकीदार बिठाएंगे, चेक करेंगे आप लोग क्या चोरियां कर रहे हैं, बाकी सबकी नीयतें ठीक हैं, टीवी एंकर भी अच्छे हैं, हुकूमत भी अच्छी है, सरकारी अफसर भी अच्छे हैं, एक बुरे आप हैं। आप लोग गड़बड़ करते हैं, आप लोग टैक्स पूरा नहीं देते, मैंने पकड़ लिया आपको, ये देखें अब आपने बताया बुरे हैं तो आप लोग हैं। मैंने इसका आपको जवाब सार्केस्टिक मैंने इसका आपको जवाब दिया कि बात यह है कि यही सोच हमें बदलने की ज़रूरत है। अगर हम ये करेंगे तो हम 50 अरब डॉलर का टैक्स तो ले लेंगे, लेकिन 1000 अरब डॉलर की अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी हाथ से। मैं यही तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा। तो हमें चाहिए कि इसमें हम एक तवाज़ुन कायम करें और चीज़ों को सही लेके चलें। अगर जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जी हम टैक्स देंगे तो हुकूमत उसको मिसयूज़ करेगी, यही सोच गलत है। माजरत के साथ हुकूमत जो है हमारी कर रही है, कोई भी करेगी नहीं, कर रही है, बहुत ज्यादा कर रही है, थोड़ी बहुत मिसयूज हर जगह होती है। यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूं, इतनी आज़ादी और जिस प्यार और इज्जत के साथ आप और बाकी ताजिर सनतकार इनकी तारीफ भी करते हैं, इनको एड्रेस भी करते हैं, उससे ये जाहिर होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, उससे ये जाहिर होता है कि मैं आपको बताऊं कि जितनी सॉफ्ट कॉर्नर, मैं आपको सच बता रहा हूं मियां जायद साहब, जितना सॉफ्ट कॉर्नर आप ताजिर सनतकार बिरादरी ने इस हुकूमत के लिए रखा है, यकीन करें इतना आज तक माजी के अंदर कभी नहीं आपने रखा। ये मैं बोलता हूं, इंडोर्स करता हूं, साइन करके देता हूं कि जितनी आज़ादी आपने इनको दी है, इन्होंने स्याह किया है, सफेद किया है, जैसी पॉलिसियां बनाई, आप लोगों ने सिर्फ तारीफ की। तो अब आप क्या चाहते हैं कि हम जाके सड़कों के ऊपर खड़े हो जाएं? मैं चाहता हूं ये रेसिप्रोकेट करें आपके साथ। देखें, आपने अगर हाथ बढ़ाया कोऑपरेशन का, मुश्किल वक्त के अंदर आपने इनका साथ दिया, मुल्क में इतनी ज़्यादा सियासी तदब्दुब पैदा हो गया था, उसके बावजूद ताजिर सनतकार जो हैं वो रियासत और हुकूमत के साथ खड़े रहे। तो इसका जो आपको रिटर्न मिलना चाहिए था वो रेसिप्रोकेशन। हाँ, तो हमारा अगर मैं गर्मजोशी से आपके साथ हाथ मिलाऊं, आप भी मेरे साथ। जी, मैं गुजारिश इतनी सी बात, हमारा आर्गूमेंट माशाल्लाह इतना स्ट्रांग है कि हुकूमत हमारे साथ खड़ी है और खड़ी होगी, और नहीं होगी तो मजबूर करके हुकूमत को अपने साथ खड़ा कर लेंगे विद आर्गूमेंट्स, विद लड़ाई झगड़े नहीं। हम ये समझते हैं कि हमारे आर्गूमेंट्स में कायदे आज़म क्या करते थे, कायदे आज़म आर्गूमेंट से विन करते थे, ठीक है। और अमेरिका के सदर जेराल्ड फोर्ड ये कहते थे, आई किल माई एनिमीज बाई मेकिंग देम फ्रेंड्स। तो हम ये समझते हैं कि हम गवर्नमेंट और हम एक गाड़ी के दो पहिए हैं, ठीक है। तो हम गवर्नमेंट, हमारा बयानिया या हमारा केस ब्रीफ हमारा इतना स्ट्रांग है
कि हम गवर्नमेंट के साथ बैठ के इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं और हमें पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ना है। मुझे आपके साथ लड़ाई नहीं करनी, आपको मेरे साथ लड़ाई नहीं करनी। अगर कहीं मेरा और आपका डिफरेंस है तो लेट अस सिट टुगेदर और उसको रिजॉल्व करें और रिजॉल्व करके उठें। यही इसी से नेशन आगे चलेगी। अगर हम यही कहते रहेंगे जी मैं टैक्स नहीं दूंगा इसलिए कि आप मिसयूज़ करेंगे, वो कहेंगे नहीं जी हम आपकी फैक्ट्री के बाहर बंदे बिठाएंगे, फिर ये नेशन खड़ी हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए हमें इस नेशन को लेके आगे चलना है और इस गाड़ी को आगे चलाना है और इंशाल्लाह इतनी विजडम हमारे लोगों में है कि इन चीज़ों को हम आगे। आप कह रहे हैं कि जी वो गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं किया, नहीं, वो तो फील्ड मार्शल ने किया, यही कह रहे हैं ना? नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ इस मामले में लें। देखिए आप भी अब आप मुझे बात नहीं करने दे रहे। मैं ये कह रहा हूँ तो फील्ड मार्शल कहीं चले गए हैं? फील्ड मार्शल यही है ना। इंशाल्लाह तो सारी चीज़ें हल हो रही हैं और अब ये भी हल हो जाएंगी। ये बड़ा अहम नुक्ता था जो आपने आखिर में पेश किया, उसकी वजाहत आपने मुझे देने नहीं दी। नहीं, हुकूमत ने बहुत काम किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें कुछ कामों में कोताही भी हुई होगी और अच्छाई भी हुई होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तब मेरा तो सिर्फ जो है वो फोकस ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जो एक कशीदगी हुई थी उसके मुतल्लिक था। क्रेडिट भी सबको जाता है, ये टीम वर्क होता है। मैंने शायद थोड़ा ज़्यादा बोला लेकिन सच बात ये कि टीम वर्क होता है, इसमें हुकूमत भी शामिल, अवाम भी शामिल, आप भी शामिल, आपने भी माहौल बनाया, मीडिया ने माहौल बनाया, मीडिया ने भी काफ़ी काविश कोशिश की। लेकिन आई विल नॉट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम आवर आर्मड फोर्सेस कि उन्होंने जिस मेहनत और काविश के साथ हिंदुस्तान का मुकाबला किया, डेफिनेटली टीम वर्क। आपको पता है 22 गुना इकॉनमी में 22 गुना बड़ा मुल्क है हमसे। तो ये बड़ा अहम नुक्ता बयान किया आपने। मेरे पास वक्त मुख्तसर था, एक इसी मौजू के ऊपर प्रोग्राम मुस्तकबिल में ज़रूर रखेंगे, आपको मदऊ भी करेंगे। नाज़रीन, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।